बहू अपने घर और पैसों की हेकड़ी दिखाते हुए शांति जी से कहती है, ये घर मैंने पूरा 1 करोड़ का खरीदा है। अच्छे से देख लो, पूरे घर में मेरी पसंद का फर्नीचर लगवाया गया है। और ये फर्श देख रही है, इसका पत्थर मैंने स्पेशल एमपी से मंगवाया है, तब जाकर लगाया है। इस घर का फर्श ऐसा है कि अपना मुंह देख लो। अपने नए नए घर का दिखावा करते हुए शांति जी की बहू पूजा उनको पूरे घर में घुमा रही है। पीछे पीछे शांति जी अपने बहू बेटे के नए नए घर को देखकर बहुत खुश हो रही हैं कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतनी तरक्की कर ली है कि उसने इतना सुंदर घर खरीद लिया। घर में कुछ कमरों में अभी भी काम चल रहा है। अचानक से शांति जी को दिखता नहीं है। पास में रखा हुआ एक पेंट का डिब्बा फर्श पर फैल गया। फर्श पर फैले हुए पेंट को देख करके पूजा के तो गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या माँ जी, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आग से अंधे हो गई हो? इतना बड़ा पेंट का डिब्बा रखा था और तुमने फर्श पर फैला दिया। इतना साफ सुथरा फर्श था इस कमरे का, जरा देख कर जरा चलिए। इतनी मुश्किल से तो हमने अपना नया घर खरीद पाया है और आपने उसको गंदा कर दिया। अरे आप तो ऐसा घर जिंदगी में ना खरीद पाए। एड़ियाँ घिस जाएंगी मेरे जैसे घर के एक कमरे को खरीदने के लिए। अरे आपके और पिताजी की औकात नहीं है ऐसे घर को खरीदने की, लेकिन आपको तो मेरे घर की कदर ही नहीं है। आते ही मेरे घर को गंदा कर दिया। शांति जी कमरे के कोने में डरी सहमी सी खड़ी हैं। बहू ने थोड़ा सा पेंट फैलने पर उनको इतना कुछ सुना दिया है कि अब तो उनके कदम घर में और कुछ देखने के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि अगर बहू के घर में और कहीं घूमेगी तो कुछ और गड़बड़ हो गया तो बहू पता नहीं क्या कहेगी। अब उधर चुपचाप से एक कोने में क्या खड़ी हो जाओ, बाहर बालकनी से पोछा उठा कर लाओ, सारा पेंट साफ करो। तुमने फैलाया है तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। बहू की इतनी तेज आवाज़ को सुनकर शांति जी के पति प्रमोद जी पीछे से आ गए। अपनी पत्नी को पोछा जमीन पर रगड़ते हुए देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ शांति, तुम क्यों सफाई कर रही हो? कुछ नहीं, मुझसे पेंट फैल गया है। बहू का घर गंदा हो गया इसलिए वो मुझसे गुस्सा कर रही है। बहू ने साफ करने के लिए कहा है। गलती मेरी है, कैसी बातें कर रही हो शांति? को जानबूझकर गलती थोड़ी करी है तुमने, अनजाने से फैल गया है। घर में इतने सारे नौकर काम कर रहे हैं, बहू किसी से भी बोल कर इसको साफ करा सकती थी। तुम क्यों उसको साफ कर रही हो? प्रमोद जी की बात सुनकर के पूजा कहती है, अब जिसने फैलाया उसी को साफ करना पड़ेगा। ऐसे घर में रहने की उनकी आदत नहीं है और रहेंगे भी कैसे? ऐसे घर को खरीदने की औकात भी नहीं है उनकी। और पापा जी, मेरे घर के नौकर भी मम्मी जी से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, मम्मी जी से ज़्यादा ढंग से बन संवर के रहते हैं। इतना कहकर पूजा अपनी हील वाले चप्पलों को कट करते हुए कमरे में जाकर प्रमोद जी की बेटे साहिल से शिकायत लगा देती है कि देखा तुमने अपनी माँ को, इस घर की पहली दिवाली पर बुला तो लिया है, लेकिन उन्हें आते ही हमारे स्टोर रूम के कमरे में पेंट को फैला दिया, हमारा सारा घर गंदा कर दिया। क्या माँ ने पेंट फैला दिया? अपने काम को छोड़कर बेटा स्टोर रूम की तरफ भागते हुए आता है और वो भी अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है, माँ देख कर काम किया करो, नए घर को कितना गंदा कर दिया है। अब इसको अच्छे से साफ करना, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए फर्श पर, और जब तक साफ नहीं रहना हो जाए तब तक आप इसको रगड़ती रहो। इतना कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। लेकिन शांति जी की आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि बेटे बहू ने उन्हें इतना बेइज्जत कर दिया, इतना कुछ सुना दिया। प्रमोद जी को भी अपनी बहू बेटों की बात खा कर निकल जाती है, लेकिन दरअसल शांति जी और प्रमोद जी अपने बहू बेटे के घर में दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। बेटे का ही 10 दिन पहले फ़ोन आया था, पिताजी मैंने नया घर खरीदा है और इस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ ही इधर आकर के दिवाली मनाएं। प्रमोद जी ने बहुत मना किया था, लेकिन बेटे ने जिद करके उन दोनों को बुला लिया। बेटे के साथ साथ बहुत पूजा का भी बहुत मन है कि वो सास ससुर को अपने इस घर में बुलाए, क्योंकि वो सास ससुर को इस घर में बुलाकर उनका अपमान करना चाहती थी, उन्हें अपना रुतबा दिखाना चाहती थी, उन्हें ये बात बताना चाहती थी कि गांव में तुम जिस तरह के घर में रहते हो वो एकदम से घटिया होते हैं, और देखो मैंने इधर कितना बढ़िया घर खरीदा है, सारी सुख सुविधाएं हैं इस घर में, कांच की तरह चमक रहा है, सुंदर सुंदर महंगे महंगे फर्नीचर खरीदे हैं। वो सिर्फ दिखावा करने के लिए अपने सास ससुर को अपने घर में बुलाना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी। आज सुबह सुबह प्रमोद जी और शांति जी अपने बहू बेटे के घर आए थे। प्रमोद जी का बेटा बहू दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। बहू तो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही नकचड़ी और घमंडी है, तो अपने से बड़ों का अपमान करने में ज़रा भी नहीं सोचती है। उसे अपनी जॉब का और पैसों का बहुत घमंड है। सुबह सुबह जब प्रमोद जी शांति जी घर आए थे तो बहू बेटे कमरे से निकल कर आए, फॉर्मेलिटी के लिए घुटनों से उनके पैर छुए। उसके बाद किचन में अपने नौकर को आवाज़ देते हुए बोले, घर में कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए मेहमान शब्द सुनकर के प्रमोद जी का व शांति जी को बहुत अटपटा लगा। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शांति जी मन ही मन सोच रही थी, क्या हम अपने बहू बेटे के घर में मेहमान हैं? क्या बहू बेटे का घर हमारा घर नहीं है? खैर अभी आए हैं, किसी से कुछ कहना उन्हें ठीक नहीं लगता है। चाय नाश्ता होने के बाद बहू उन्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। हर एक चीज़ को बारीकी से दिखा रही है, हर एक चीज़ के पैसे भी शांति जी को बता रही है। मैंने हर चीज़ बहुत कॉस्टली खरीदी है इस घर के लिए,
घर घूमते वक्त ही शांति जी के हाथ से पेंट फैल जाता है। सारा पेंट साफ करने के बाद प्रमोद जी और शांति जी हॉल में आकर सोफे पर बैठने ही वाले थे कि वो आकर बोली, आपके हाथ गंदे और शायद कपड़ों पर भी पेंट लग गया है, तो सोफे पर मत बैठिए, पहले जाकर के अपने कपड़े बदल लीजिए, तब सोफे पर बैठिए, नहीं तो हमारा सोफ़ा गंदा हो जाएगा। इतना महंगा सोफ़ा खरीदा है, मैंने पूरे 60,000 का आया है। अपनी बहू की बात सुनकर के प्रमोद जी उसका मुंह देखते ही रह गए। शांति जी कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। और माँ, तुम क्या साड़ी पहन कर आई हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं है? तुम्हें पता है हमारे काम वाले भी साड़ी नहीं पहनती। तुम बिल्कुल गांव की गंवार बन कर के आई हो। ये तो नहीं कि अपनी बहू के पास जा रही हो तो कुछ ढंग का पहन लेती। अरे गांव में कुछ भी पहनती रहो, पर जब मेरे पास हो तो सूट पहना करो। बेटा, मैंने तो शादी के बाद कभी सूट पहना ही नहीं। जब से ससुराल आई हूँ तब तो सबसे साड़ी पहन रही हूँ, और अब तो साड़ी पहनने की आदत है। मेरे पास तो सूट है ही नहीं। अंदर कमरे से बेटा भी निकल कर आता है और कहता है, अच्छा तुम्हारे पास सूट नहीं है, कोई बात नहीं पूजा, तुम जो नौकरानियों को दिवाली की पूजा के बाद सूट देने वाली थी, उन्हीं में से 2 सूट माँ को दे दो, अपने लिए सिलवा लेंगी, और जब तक हमारे पास रहेंगी तब तक सूट ही पहनेंगे, हमने साड़ी नहीं पहनने देंगे। वो साड़ी पहनेंगी तो हमें तो किसी को बताने में भी शर्म आती है कि ये हमारी माँ है। बिल्कुल नौकरानी की तरह लगती हैं साड़ी में। अब तो प्रमोद जी के बर्दाश्त की हद हो रही थी। प्रमोद जी गुस्सा होते हुए अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ ने हमेशा से साड़ी पहनी है और वो साड़ी ही पहनेंगी। अगर तुम्हें साड़ी पहनने से समस्या थी तो तुम बता देते, हम माँ को लेकर ही नहीं आते, हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या हमारा अपमान करने के लिए इधर बुलाया है? अपने पिता की बात सुन कर के बेटा थोड़ा सा सकपका जाता है, कहता है, ठीक है माँ को जो पहनना है पहने दो, लेकिन वो बहू को जितना अपने सास ससुर का जितना अपमान करना था और अपने पति से करवाना था उतना तो उसने करवा ही लिया था। पता नहीं क्यों पूजा शुरू से ही अपने सास ससुर से बहुत चिढ़ती थी और हमेशा से ही उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का बहुत घमंड था। शांति जी कहती हैं, बेटा मेरा कमरा कौन सा है, मुझे कौन से कमरे में अपना सामान रखना है? मेरे बैग तो अभी हाल में ही रखे हुए हैं। हाँ माँ जी, जिस रूम में आपने पेंट फैलाया था ना, वो स्टोर रूम है, आप अपना सामान उसी में रख लीजिए। क्या बेटा, हम स्टोर रूम में रहेंगे? तुम्हारा इतना बड़ा घर है, पूरे घर में 5 कमरे हैं और अब स्टोर रूम में रहने को दे रही हो। वो क्या है पापा जी कि अभी घर नया नया बना है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, कोई भी कमरा ठीक से खाली ही नहीं है, और 2 कमरा खाली है तो अभी हमारे मायके से भी सभी लोग आने वाले हैं, बहुत से गेस्ट आएंगे, उनके लिए खाली रखा है। आप लोग तो हमारे घर के हैं तो आप लोगों को तो कहीं भी रख लेंगे। शांति जी अपने पति का हाथ पकड़कर एक हाथ से बैग उठाती हैं, कहती हैं, चलो हम चलते हैं। अच्छा तो है वो कमरा, क्या बुराई है उसमें, पूरा पक्का है, नीचे इतना अच्छा फर्श है। कमरे में पहुंचकर प्रमोद जी शांति से कहते हैं, हमें लगता है हमने इधर आकर गलती कर दी, हमें नहीं आना चाहिए था। बहू तो बहू, बेटा भी हमारी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हट रहा है। अरे जिसकी वजह से बेटा इतना आगे बढ़ा है, हमने उसको इतना पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको ये सब दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे जन्म लेते ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, उसे पालने में हमने कुछ किया ही ना हो, हमारी कोई मेहनत ही ना लगी हो। कैसे मैं गांव में उधारी ले लेकर इसकी पढ़ाई के लिए पैसे देता था, मेरा बेटा ये सब भूल गया। आज इसके पास पैसा आ गया है तो पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया कि अपने माँ बाप का ही अपमान करने से पीछे नहीं हट रहा है। अपने पति के गुस्से को देखकर के शांति जी कहती हैं, अब आप शांत रहिए, हम लोग 4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वापस से घर चले जाएंगे, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं शांति, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहू बेटा अपने पैसों का हमें कितना दिखावा कर रहे हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? वो हमें ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम तो भीख मंगे हों, हमारे पास कुछ ना हो। अरे हम भी अपने गांव के ज़िम्मेदार हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, और मैं इंटरमीडिएट स्कूल में अध्यापक रहा हूँ, मुझे भी पेंशन मिलती है, कुछ हमने गरीबी में जीवन नहीं बिताया है, हम भी अपने गाँव में आराम से रहते हैं, हमारे भी बढ़िया ठाठ हैं। लेकिन बहू को तो ऐसे लगता है कि उसने घर खरीद लिया है तो उससे बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में, और हमें ही अपने पैसों पर दिखावा कर रहे हैं। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शांति, जल्दी से दिवाली के त्यौहार निकले और उसके बाद वापस से हम गांव चलेंगे। ठीक है, हम जल्दी ही गांव चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। बड़ी मुश्किल से शांति जी प्रमोद जी अपने बहू बेटे के घर में 4 दिन गुजारते हैं। एक एक पल उन्हें पहाड़ के जैसा बीत रहा है, लेकिन चलो दोनों पति पत्नी एक साथ हैं तो आपस में सुख दुख बांट कर रह लेते हैं। दिवाली की पूजा वाले दिन पूजा अपनी सास शांति देवी के पास आकर रहती है, कहती है, माँ जी आज मेरी खाना बनाने वाली नहीं है, छुट्टी ले ली है, मेरे पास ऑफिस का कुछ काम आ गया तो आप रसोई का काम संभाल लीजिए। रसोई में बहू भोग के लिए 2 से 3 सब्जियां बता देती है, पूरी खीर और 2 मिठाइयाँ बनानी है, आप ये सब कुछ कर लेना, मैं आकर आपकी सहायता कर दूंगी। बहू मैं इतना सारा अकेले कैसे कर पाऊंगी? शांति जी बोलती ही रह गई। बहू शांति जी की बात को अधूरा सुनकर ही फरमान सुनाकर चली गई। अब दिवाली का त्यौहार है,
खाने के बिना काम भी नहीं चलेगा। शांति जी रसोई में गई, कुछ सामान भी नहीं पता है। बड़ी मुश्किल से ढूंढकर कुछ बना पाती हैं। बहू ने कहा था कि सहायता कराएंगे, लेकिन बहू का तो कोई अता पता नहीं है। शांति जी ने फ्रिज से निकल कर 2 सब्जियां बना ली, आटा लगा लिया, खीर बना ली, बहुत कुछ काम कर लिया, लेकिन बहू एक बार भी झाँकने नहीं आई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सास नहीं, रसोई में उसकी काम वाली काम कर रही हो। जैसे तैसे खाना बनाने के बाद दिवाली की पूजा होती है। दिवाली की पूजा होने के बाद दूसरे दिन सुबह ही प्रमोद जी अपने बेटे से घर जाने की बात कहते हैं कि बेटा तुम मेरा टिकट निकाल कर दे दो, मैं देख लूँ मेरी ट्रेन कितने बजे की है, उसी हिसाब से स्टेशन के लिए निकल जाऊंगा, कहीं देर ना हो जाए। बेटा टिकट को निकाल कर अपने पिताजी के हाथ में रख देता है। वो कहता है आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे है। आशा जी अपने बेटे बहू से पूछती हैं कि बेटा अब तुम कब घर आओगे, बहुत दिनों से घर नहीं आए हो। माँ मेरे पास अभी तो समय नहीं है घर आने का, अगर कभी टाइम मिला तो बताऊंगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बेटे के मना करने के बाद भी बहू के पास जाकर पूछने लगी कि बेटा तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई हो, जब तुम दोनों की छुट्टियां हो तो घर जरूर आना। पूजा रौब दिखाते हुए कहती है मेरे मायके में मेरे भाई की शादी विधायक की बेटी से तय हुई है, उसकी शादी है 6 महीने बाद, उसी की शादी में मैं आऊँगी, अगर समय मिला तो। बहू ने घर आने में भी अपनी बातों में मायके का दिखावा कर ही दिया। आखिरकार प्रमोद जी और शांति के स्टेशन पर आकर अपनी ट्रेन में बैठ गए और पूरे रास्ते चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बहू बेटे के बारे में क्या बात करें। जितनी खुशी के साथ वो आए थे उतने ही उदासी के साथ वापस भी चले गए। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो गया। 6 महीने बाद बेटे का फ़ोन आता है कि पिताजी मेरे ससुराल में शादी है, मैं और पूजा दोनों ही आ रहे हैं, 1 दिन का समय एक्स्ट्रा है, तो सोच रहे हैं हम आपके पास भी हो जाएं। लेकिन हम लोग उधर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि गांव में हम लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगता है, ना तो उधर कुछ सुख सुविधा होती है और ना ही कोई एडजस्टमेंट होता है, इसलिए सिर्फ हम 1 दिन के लिए आ रहे हैं। शांति देवी अपने बहू बेटे के आने की बात सुनकर के खुश हो गई कि चलो इतने सालों बाद बहू बेटा घर आ रहा है। बेटा बहू शादी अटेंड करने के बाद अपने घर आते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़े होकर के वे अपने पिताजी को फ़ोन करके पूछते हैं पिताजी हमारा घर कहाँ है, मुझे तो अपनी गली में अपना घर दिख ही नहीं रहा है। अपना जो 2 कच्चे और 2 पक्के कमरों का घर बना हुआ था वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। उसकी जगह तो एक बहुत बड़ा बंगला बना है और उसमें बहुत बड़ा गेट लगा है। उस जमाते हुए गेट को देख करके बहू और बेटे की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उन्होंने उस गेट के ऊपर शांति देवी और प्रमोद कुमार के नाम की नेम प्लेट देखी, वो नज़दीक जाकर उस नेम प्लेट को देखते हैं कि नाम तो उसके माता पिता का ही है। तभी दरवाजे के अंदर से प्रमोद जी निकलते हैं, कहते हैं आ जाओ बेटा, ये अपना ही घर है। ये घर मैंने अपनी पिछले 6 महीने में बनवाया है। पिताजी के शानदार घर को देख करके बहू बेटे हक्के बक्के से खड़े रह गए। इतना सुंदर घर और इतनी नक्काशी वाला घर बनाया गया था, चारों तरफ मार्बल ही मार्बल चमचमा रहा था। पिताजी ने गांव में रहकर भी इतने सुंदर पेड़ लगाए थे कि किसी का भी मन मोह जाए। घर को देख करके पूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कदम तो अंदर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। प्रमोद जी कहते हैं आराम से आइए बेटा, अपना ही घर है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। पूजा अंदर जाती है तो देखती है अंदर से घर डुप्लेक्स बना हुआ है। हाल से ही सीढ़ियाँ ऊपर के लिए गई हैं, चारों तरफ से ग्रिल लगी है, नीचे सिर्फ 2 कमरे हैं, किचन है और एक बड़ा सा हॉल है। किचन से बहुत ही बढ़िया देसी घी के हलवे की बनने की खुशबू आ रही थी। रसोई में शांति जी हलवा बना रही हैं। अपने बहू बेटे के आने की खुशी में ढेर सारा खाना बना कर रखा है। रसोई से निकलकर शांति जी आती हैं और कहती हैं अरे बहू बेटा तुम आ गए, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहू बेटे के मुंह से तो एक शब्द नहीं फूट रहा था कि वो क्या बोले। हाल में इतना शानदार सोफा डाला हो गया हुआ था जिसके सामने उनका सोफा फीका पड़ रहा था। फर्नीचर भी प्रमोद जी ने ऐसा चुन चुन कर खरीदा था, दूर दूर से मंगवाया था। चमक तो ऐसी थी कि बस लोग देखते ही रह जाते। पूजा रसोई में जाकर देखती है, रसोई में तो आज के ज़माने के हिसाब से सब कुछ लगाया हुआ है। रो से लेकर चिमनी तक के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। शांति जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती हैं। बैठो बहू, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना कर रखा है। चाय नाश्ता होने के बाद शांति जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहती हैं चलो बेटा तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं, तुम्हारा कमरा भी बहुत सुंदर बनवाया है। पूजा आशा से कहती है माँ जी मेरा कमरा। प्रमोद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ बेटा, हमारे घर में बहू बेटों के लिए कमरा बनवाते हैं, स्टोर रूम नहीं देते हैं। स्टोर रूम की बात सुनकर के बहू बेटे दोनों ही शर्मिंदा हो गए। आखिरकार बेटे से रहा नहीं गया और वो अपने पिताजी से पूछे बैठा पिताजी आपने इतना सुंदर घर कब बनवाया और कैसे बनवाया, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए। प्रमोद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं क्यों बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि घर सिर्फ तुम ही बनवा सकते हो? हम नहीं बनवा सकते, तुम शायद भूल गए हो हम अपने गाँव के जिम्मेदार हैं। हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है, मेरी पेंशन भी आती है, तो मेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। वो सिर्फ हमने इसलिए गाँव से में कुछ ज़्यादा नहीं किया कि हम दोनों को ही रहना था।
तो क्यों ज़्यादा गाँव में पैसों को इन्वेस्ट करना। लेकिन जब से तुम्हारे घर से आए हैं तब से हमें ऐसा लगा कि हमें अपने पैसे अपने ऊपर भी खर्च करने चाहिए, वरना लोगों को ऐसा लगता है कि हम भिखमंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे हमारे पास 100 बीघा ज़मीन थी, उसी में से मैं 15 बीघा ज़मीन बेच करके आलीशान बंगला बनवा लिया, सारा फर्नीचर खरीद लिया। जो चीज़ शहरों में नहीं होगी वो मैंने अपने घर में करवाई है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। प्रमोद जी कहते हैं, शांति दरवाज़ा खोल कर आओ, वो साफ़ सफाई करने वाला आया होगा। पापा, गाँव में साफ़ सफाई करने वाला मिलने लगा? हाँ बेटा, स्कूल के मालिक का बेटा है, उसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको अपने घर में बागवानी का और साफ़ सफाई का काम दे दिया है, और इसके बदले में हम उसे पैसे देते हैं, साथ ही उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाते हैं। अपनी नौकरी और पैसों पर घमंड करने वाली पूजा आज सर को झुकाए चुपचाप बैठी है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। सोफे पर बैठे हुए प्रमोद जी अपने बेटे बहू के लटके हुए चेहरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और खुद के पीठ पर शाबाशी देते हुए कह रहे हैं कि आज तुमने बहू बेटों को वो अनोखा चांटा मारा है जिसको वो पूरी ज़िंदगी याद रखेंगी। आज उनके बहू बेटों की हालत ऐसी है कि वो अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। बहू को तो रह रहकर बात याद आ रही है जब उसने अपने सास ससुर को स्टोर रूम में रहने को दिया था, अपने घर में बुलाकर इतनी बेइज्जती की थी, यहाँ तक कि अपनी सासू माँ को नौकरानी तक बोल दिया था। वो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़कर रोने लगती है और माफ़ी मांगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत नादान हूँ जो हर चीज़ को पैसों से आंकती आई हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो पिताजी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। प्रमोद जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, और किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं चलता है, तो उसके पहनावे से उसे काम कम या ज़्यादा समझना समझदारी की बात नहीं होती है। बहू बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहू बेटा खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए, सास ससुर के बने हुए सुंदर से कमरे में सोने के लिए चले गए। बहू बेटे के जाने के बाद शांति जी कहती हैं, आज वो बेटी घर में आए हैं, बहू बेटे घर में आए हैं तो घर घर सा लग रहा है। प्रमोद जी भाग्यवान लगता है, बहू बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने अपने घर बुलाकर जो अपमान किया था, आज हमने उनको अपने घर बुलाकर सम्मान के साथ ऐसा चांटा मारा है जिसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मुझे अपने पैसों की हेकड़ी दिखा रहे थे, उन्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपने घर में बुलाकर हमारा जो अपमान किया था, आज हमने उसका सम्मान करके उन्हें घुटनों पर ला दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।